हेलो एवरीवन, वेलकम टू मलुका आईएएस। इंटरनेशनल रिलेशंस का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। और पिछले 1.5-2 साल से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई शख्स इंटरनेशनल रिलेशंस को और जियो पॉलिटिक्स को कंट्रोल किए हुए है, उस नैरेटिव को कंट्रोल किए हुए हैं, तो वो खुद व्लादिमीर पुतिन है, रशियन प्रेसिडेंट। और जो अभी की न्यूज़ है वो ये क्यों वापस खबरों में बन गए हैं, तो वाई न्यूज़, ये ब्लैक सी ग्रीन डील थी जो रशिया और यूक्रेन के बीच में हुई थी, उससे नाम वापस लेने की बात की गई है। रशिया और यूक्रेन की जब वॉर हुई थी तो आप लोगों ने देखा होगा कि दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स का प्राइस गिर गया था। ठीक, एक तो डायरेक्ट इफेक्ट रशिया यूक्रेन पे है ही, जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज के हैं ही, पर इसके डायरेक्ट इफेक्ट भी हैं क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज को खासकर डेवलपिंग नेशंस को, डेवलप्ड नेशंस को भी फूड ग्रेन्स की सप्लाई जो है वो इन्हीं दोनों कंट्रीज से होती है। तो यहाँ पे अगर दिक्कत आ जाएगी और यहाँ पे अगर ऐसी दिक्कतें सामने आ जाएंगी तो ये माना गया, इस एंटिसिपेशन में सारी चीज़ें नीचे धड़ाम करके गिर गई कि फूड क्राइसिस आ जाएगा और प्राइसेस एकदम से शूट अप कर जाएंगे। ठीक, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में सारी बात है। इंटरनेशनल रिलेशंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही, पीएसआईआर का है ही, और प्रीलिम्स तो अब इतना ज़्यादा करंट ओरिएंटेड हो चुका है, तो उसके लिए एक बार हम देख लेते हैं सारी चीज़ों को। न्यूज़ में क्यों है? United Nations and Turkey broke the Black Sea Grain Initiative last July to tackle a global food crisis। जब ये यूक्रेन और रशिया की वॉर शुरू हुई तब ये वो लगा कि ठीक है, आप लोग एक दूसरे से आपस में लड़ो, पर आपके चक्कर में बहुत सारे लोग ऐसा ना हो कि भूखे ही मर जाएं। ठीक है, तो उस इशू को एड्रेस करने के लिए एक ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव शुरू किया गया जो टर्की, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए एक ये ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव शुरू किया गया था जो यूनाइटेड नेशंस और टर्की ने इसकी मध्यस्थता करवाई थी कि इन दोनों ने इनिशिएटिव लिया था। टर्की, यूनाइटेड नेशंस तो समझ आता है, टर्की क्यों, आगे जाके मैं आपको मैप में दिखाऊंगा कि जो ब्लैक सी के अराउंड जो कंट्रीज हैं उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो टर्की प्ले करता है। ठीक है, क्योंकि वो उसका नेबरिंग कंट्री है। तो लास्ट जुलाई को ये हुआ कि आपकी दिक्कतों के चक्कर में आपकी जो भी बात नहीं बन रही उसकी वजह से लोग, दुनिया भूखी ना मरे। लेकिन ये इसलिए हुआ था क्योंकि ब्लैक सी के जो कुछ पोर्ट्स थे ना उस पर रशिया ने कब्जा कर लिया था, तो वहां से यूक्रेन अपने सामान की मतलब कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये इनिशिएटिव लिया गया था। Now Russia is considering withdrawing from the Black Sea Grain deal. Vladimir Putin accused the West of cheating Moscow because it still faced obstacles getting its own agricultural goods to be exported। ठीक है, ये हुआ कि व्लादिमीर पुतिन ये कह रहे हैं कि हमने एक डील तो साइन कर ली थी, लेकिन अब क्या हो रहा है कि यूक्रेन को ही वो ज्यादातर फायदा पहुंचा रहा है, यूक्रेन और उसके मित्र दोस्तों को, वेस्टर्न कंट्रीज को, और हमारा इस चीज से उतना कोई फायदा हो नहीं रहा है। ठीक, तो ये इस दिक्कत की वजह से इससे पीछे हटना चाहते हैं। रशियन एक्सपोर्ट फेस चैलेंजेस, किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो ये आ रही हैं कि ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन ऑन पेमेंट्स, लॉजिस्टिक्स एंड इंश्योरेंस, इन्हें जो स्विफ्ट पेमेंट नेटवर्क से काट दिया गया, तो उसके बाद इनको ये सारी दिक्कतें आ रही हैं कि लॉजिस्टिक्स और पेमेंट्स करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब ये पैकेज डील है क्या जो यूनाइटेड नेशंस और टर्की ने ब्रोक की रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो एक बार उसको देखते हैं ये है क्या। ये जो मैं ब्लैक सी की बात कर रहा था कि ब्लैक सी में टर्की का क्या रोल है, तो ये बिल्कुल ये रहा ब्लैक सी, ये रहा टर्की। ठीक है, क्रीमिया, ब्लैक सी, टर्की, बॉस्फोरस स्ट्रेट पहले भी आपके वर्ल्ड वॉर्स और इन सारी टाइम्स में इंपॉर्टेंट भूमिका अदा कर चुका है ये। तो पैकेज डील क्या कि एग्रीमेंट अलाउ एक्सपोर्ट ऑफ फूड एंड फर्टिलाइजर फ्रॉम 3 यूक्रेनियन पोर्ट्स। 3 यूक्रेनियन पोर्ट हैं ये, ओडिशा, क्रोनोमोर्स्की और युजने। ये जो 3 पोर्ट्स हैं, यूक्रेनियन पोर्ट्स हैं, जो पहले यूक्रेन के कब्जे में थे, यूक्रेन के अंडर थे, लेकिन उसके बाद रशिया ने जब से उनके ऊपर अपना कब्जा किया उसके बाद वहां से एक्सपोर्ट करने की में काफ़ी दिक्कतें होने लगी हैं। The agreement has been extended 3 times. Ukraine has exported over 32 million tons of maize and wheat। लगभग इस एग्रीमेंट के बाद यूक्रेन कम से कम 32 मिलियन अपना वीट और मेज को वो कर चुका है, एक्सपोर्ट कर चुका है। रशियन एक्सपोर्ट्स ऑफ फूड एंड फर्टिलाइजर्स नॉट सब्जेक्ट टू वेस्टर्न सैंक्शंस। इस डील के बाद ये हुआ था कि एक तो ये यूक्रेन के लिए फायदा बताया गया कि यूक्रेन को क्या फायदा हुआ, जो वेस्टर्न सैंक्शंस लगे थे ना रशिया के ऊपर, वो 2 चीज़ों में एक्सक्लूडेड थे। इसको ध्यान रखना, ये प्रीलिम्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि फूड और फर्टिलाइजर, इन दोनों चीज़ों के ऊपर रशिया के ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगाए थे। आप चाहो तो इसको आराम से एक्सपोर्ट करो। हालांकि वो जो पहले बताया गया है कि इंश्योरेंस और पेमेंट सिस्टम को हमारे इतना ब्लॉक कर दिया गया है
कि हम इसका फ़ायदा भी नहीं उठा पा रहे और ये बस यूक्रेन को फ़ायदा पहुंचा रहा है क्योंकि उन्होंने 32 मिलियन अपना मेज़ और वीट एक्सपोर्ट कर दिया है। ठीक, इन 3 पोर्ट्स का आप ध्यान रखना कि इन 3 पोर्ट्स में से किसी एक का नाम आपसे पूछ लिया जाए और ये कहा जाए कि ये किस कॉन्टिनेंट में है, चाइनीज़ पोर्ट्स हैं, क्या हैं, तो वो आपको ध्यान में होना चाहिए। वाई वर द डील्स नीडेड, डील की ज़रूरत क्यों थी, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि जो मैंने आपको सुपरफिशियल तरीके से पहली स्लाइड में बताया, इंट्रोडक्टरी स्लाइड में, कि आप दोनों की लड़ाई हो रही है आपस में तो लोग भूखी ना मर जाए। तो उसके कुछ डायरेक्ट एग्जांपल्स दे हुए क्यों ऐसा हो सकता था कि लोगों को उससे दिक्कत फेस करनी पड़ती। वाई वर द डील्स नीडेड, द राइजिंग ग्लोबल फूड प्राइसेस हिट द पुअरेस्ट पॉपुलेशंस हार्डेस्ट। सबसे जो गरीब तबके के लोग थे उनको सबसे ज़्यादा इफेक्ट किया, क्योंकि मैंने कब बताया ना, डेवलपिंग कंट्रीज को सबसे ज़्यादा वीट और मेज एक्सपोर्ट करते थे यूक्रेन। यूनाइटेड नेशंस फूड प्रोग्राम वार्नड अबाउट इट्स एबिलिटी टू फीड 125 मिलियन पीपल एट रिस्क। वो लगभग ये यूनाइटेड नेशंस फूड प्रोग्राम है, इनका एक सपना है कि 2030 तक कोई भी इंसान भूखा ना सोए। तो इन्होंने कहा कि जितने लोगों को हम मदद करते हैं, अगर ये डील नहीं हुई, अगर रशिया ने सही में इन पोर्ट्स के ऊपर सैंक्शन लगा दिया और यूक्रेन ब्लैक सी से, बॉस्फोरस स्ट्रेट से अपने सामान को नहीं भेज पाया, तो कम से कम 125 मिलियन लोग जिनको ये खाना प्रोवाइड करते हैं, जिनके हंगर के लिए ये संघर्ष करते हैं, वो रिस्क पे आ जाएंगी। 50% ऑफ द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम्स ग्रेन सप्लाई केम फ्रॉम यूक्रेन। अफ्रीका हेविली रिलाइड ऑन व्हीट इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि 50% ये WFP की वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का 50% जो भी ये अपने इनिशिएटिव्स चला रहे हैं पूरी दुनिया के लिए, उसमें से 50% फूड ग्रेन सप्लाई यूक्रेन से ही होती है। और अफ्रीका बहुत ज़्यादा अफ्रीका ऐसी कंट्री है कि हम सब जानते हैं रिसोर्सेज में तो रिच है, पर वो जो रिसोर्स उसकी बात होती है, कर्ज की बात होती है कि जहाँ पे ज़्यादा रिसोर्स हो। फॉर एग्जांपल हमारा ये ईस्टर्न साइड, बिहार, झारखंड, यहाँ रिसोर्सेज तो बहुत हैं, बट अगर डेवलपमेंट इंडेक्स में देखने जाओगे तो जो सारी स्टेट्स हैं उसमें लास्ट के 2-3 नंबर पे आएंगे। तो अफ्रीका हेविली रिलाइड, तो ये जो छोटे कंट्रीज हैं और सो कॉल्ड जो कमज़ोर कंट्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा रिलाई करते थे, इसलिए इनके लिए भी करना ज़रूरी था। बिटवीन 2018 to 20 अफ्रीका इम्पोर्टेड 3.7 बिलियन इन वीट फ्रॉम रशिया, 32% ऑफ द टोटल अफ्रीकन वीट इम्पोर्ट्स एंड 1.4 बिलियन फ्रॉम यूक्रेन। ठीक, लगभग 32% अपना उन्होंने रशिया से लिया और 12% उन्होंने अपना वीट यूक्रेन से इंपोर्ट किया। तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत है एक कंट्री जो थोड़ा सा बाकियों के कंपैरिजन में कम है। 36 कंट्रीज इंक्लूडिंग लेबनान, सीरिया, येमेन, सोमालिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो डिपेंड ऑन रशिया एंड यूक्रेन फॉर ओवर हाफ ऑफ देयर वीट इम्पोर्ट्स। भाई जो मैंने कहा कि डेवलपिंग भी नहीं, ये तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ जो वैसे भी अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रही है, कहीं पे डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है, कहीं पे लिटरली किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का रूल है। तो इस तरह की प्रॉब्लम से लड़ते हुए जब वहाँ पे खाना मिलना भी बंद हो जाएगा, तब तो उनके जीना ही बेमानी हो जाएगी। तो उस तरीके की कंट्रीज को बचाने के लिए किया गया था। द ब्लैक सी ग्रेन डील फैसिलिटेटेड द शिपमेंट ऑफ ओवर 6,25,000 tons of grain by World Food Program for aid operation in अफगानिस्तान, इथोपिया, केनिया, सोमालिया एंड यमन। ये बार बार जिन कंट्रीज का नाम आ रहा है वो आपको ये सिग्निफिकेंस बताने के लिए आ रहा है कि इसके सिग्निफिकेंस क्या है, इस डील की सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि इससे जो है वो बिल्कुल छोटे तबके के लोग, बिल्कुल छोटे तबके की कंट्रीज जो है वो एफिलिएटेड है, वो लिंक्ड हैं। अब रशिया को क्या दिक्कत है भाई, अगर इतने सारे लोग हैं जो गरीब कंट्रीज से बिलोंग करते हैं और उनके एकदम खाने पे बात आ जाएगी, तो रशिया इस डील से वापस क्यों लेना चाहता है। तो उसकी कंप्लेंट्स कुछ ये हैं कि पुतिन ने क्लेम किया है कि वेस्ट ने उन्हें फिर से बेवकूफ़ बनाया, जैसे वो एक दूसरे पे वेस्ट और वेस्टर्न कंट्रीज और सोवियत यूनियन का अब नया फॉर्म रशिया एक दूसरे पे आरोप लगा दें। तो इन्होंने कहा कि वापस बेवकूफ़ बनाया, बिकॉज रशिया कंटेस्टेड टू बेनिफिट अफ्रीकन एंड लैटिन अमेरिकन, अफ्रीका कंटेस्टेड टू बेनिफिट अफ्रीकन एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। लैटिन अमेरिकन और अफ्रीकन कंट्रीज के नाम पे आपने डील की थी, लेकिन उनको तो ये फायदा हो ही नहीं रहा है अफ्रीकन कंट्रीज, बिकॉज यूएन का ये डेटा है कि ये सारा जो ग्रेन ब्लैक सी के थ्रू एक्सपोर्ट हुआ है उसमें से केवल 3% ही लोग इनकम कंट्रीज की तरफ गया है
और 44% मिडिल टू हाई इनकम कंट्रीज के थ्रू, और बाकी बचा हुआ 55% मिडिल इनकम कंट्रीज के थ्रू। तो रशिया का पहली बात तो ये कहना है कि एक तो हमारे वैसे ही तुमने इतने सैंक्शंस लगा रखे हैं, और उतने सारे सैंक्शंस के बाद ये 3% सिर्फ गरीब कंट्रीज जिनके नाम पे ये डील की गई उनका तो कोई नामो निशान ही नहीं है। 44% तो तुम हाई इनकम कंट्रीज को दे रहे हो। यूएन एक्नॉलेज एग्रीमेंट एज अ बिजनेस वेंचर बेनिफिटिंग द पुअर वंस ओनली, मतलब पुअर वंस ऑल्सो, बट यूएन ने कहा कि ये मोर देन हेल्पिंग, ये समाज सुधार के कार्य से ज्यादा ये एक बिजनेस वेंचर था, इसलिए इसमें इतना बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अब रशिया की डिमांड क्या है? रशिया की फिलहाल दिक्कतें तो ये हमें समझ आ गई कि उन्होंने कहा कि टर्की और यूनाइटेड नेशंस के कहने पे हमने यूक्रेन के साथ ये डील की। इस डील को करने के बाद जो फायदे हुए वो ज्यादातर यूक्रेन को हुए, हमें उतना फायदा हुआ नहीं, और यूक्रेन को फायदा हुआ या उनकी वेस्ट एफिलिएटेड कंट्रीज को फायदा हुआ है, क्योंकि ये डील की गई थी लैटिन अमेरिकन और अफ्रीकन कंट्रीज के नाम पे जो गरीब तबके की कंट्रीज हैं, लेकिन फायदा पहुंचा हायर कंट्रीज को। ठीक, तो रशिया की अब कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स है कि ये पूरी करनी पड़ेगी आपको, तभी हम इस डील में बने रहेंगे। डिमांड्स आर, रशिया डिमांड्स रिकनेक्शन ऑफ रशियन एग्रीकल्चरल बैंक टू स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम। जो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है जिसमें ये जो बीच में पंजाब नेशनल बैंक और इन सारे बैंक्स के साथ जो दिक्कत आ गई थी, तो वो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम के थ्रू ही आई थी कि वहाँ पे कम्युनिकेशन गैप आ गया था, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम जो है वो ब्रॉडली ग्लोबल नेटवर्क पे स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम के ऊपर ही रिलाई करता है, और उसी से रशिया को काट दिया गया। तो उनका रशियन एग्रीकल्चरल बैंक, जिसे रोज केलोज बैंक भी कहा जाता है, उसको स्विफ्ट पेमेंट बैंक से वापस कनेक्ट करो। रशिया इंटेंड्स टू रिज्यूम ब्लैक सी अमोनिया एक्सपोर्ट्स वाया पाइपलाइन कनेक्टिंग रशियाज टोगलियाटी एंड यूक्रेन्स पिवदिनेई पोर्ट। रशिया चाहता है कि इस वॉर के बाद एक्चुअली क्या हुआ था कि रशिया में मेजर एक्सपोर्टेशन इस अमोनिया का है, ठीक है, और अमोनिया इस पाइपलाइन के थ्रू जाती थी, जो रशिया के एक पोर्ट को यूक्रेन के एक पोर्ट के थ्रू ही ट्रांसफर होता था इधर से उधर, लेकिन इस वॉर के बाद वो पाइपलाइन एकदम से बंद हो गई है। तो वो चाहता है कि स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से हमें कनेक्ट करो और ये पाइपलाइन का वापस शुरुआत हो। रशिया ऑल्सो वॉन्ट्स एग्रीकल्चरल मशीनरी एंड स्पेयर पार्ट्स शिपमेंट्स रिज्यूम्ड, कि इनके ये जो एग्रीकल्चरल मशीनरी है और ये जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं एग्रीकल्चरल मशीनरी के, उनके शिपमेंट को रिज्यूम किया जाए। लिमिटेशन ऑन इंश्योरेंस एंड पोर्ट एक्सेस लिमिटेशंस एंड कार्गो टू बी लिफ्टेड, ठीक है, जो इंश्योरेंस और जो पोर्ट से वो एक्सेस कर पाते थे उसके ऊपर लिमिटेशन लगी हुई है, उनके इंश्योरेंस करने के तरीकों पे, कि ये जो इंश्योरेंस बहुत आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कि अगर कोई डील हो रही है उसमें कुछ खराब हो जाता है तो वो इंश्योर्ड रहे। और जो कार्गो के ऊपर बैन लगा हुआ है कि इधर से उधर नहीं जा सकता, ये सारी चीज़ों को उठाने की बात कर रहे हैं। द अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ रशियन फर्टिलाइजर बिजनेस टू बी अनब्लॉक्ड। रशियन फर्टिलाइजर जो अकाउंट्स हैं ब्लॉक कर रखे हैं ऑलरेडी, और जो फाइनेंशियल एक्टिविटी ब्लॉक कर रखी है, चाहे वो सिर्फ पेमेंट सिस्टम नहीं, बहुत सारे ऐसे जो रशिया में कहा जाता है कि ओलिगार्की है जो चलाती है। ओलिगार्की मतलब कुछ इंपॉर्टेंट लोग जो रशियन सिस्टम को चलाते हैं, तो उनकी एसेट्स को और उनकी चीज़ों को भी, उनके बैंक अकाउंट्स को भी फ्रीज कर दिया गया, तो उसे भी अनफ्रीज करने की बात कर रहा है रशिया। तो ब्रॉडली यही है कि मतलब यहाँ पे ये स्लाइड और ये लेक्चर खत्म हो जाता है, पर ब्रॉडली यही है कि इस डील से बाहर निकलते अगर रशिया निकलता है, जो हर 3 साल में कहा गया था कि हर साल होगी, 17 जुलाई के आसपास डिसीजन लिया जाएगा, अगर ये होता है तो ग्लोबली बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ हैं जो अपने एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा इनके ऊपर रिलाई करते हैं, और इसीलिए इंडिया ने इस डायनेमिक सिचुएशन से निपटने के लिए अपने एक्सपोर्ट्स बंद कर दिए थे, जिसपे बहुत सारे ही मतलब ये यूनाइटेड नेशन सपोर्टेड कंट्रीज़ ने बहुत विरोध भी किया, डेवलप्ड कंट्रीज़ ने, क्यों बंद कर दिया। उसका जवाब भी इंडिया ने दिया कि सिचुएशन इतनी डायनेमिक है, हमारे यहाँ वैसे ही इतने सारे लोग हैं, हमें उनका पेट भरना है, तब हम बाहर की आगे की बात सोच सकते हैं। और अगर ये ऐसे होता है तो फिर वापस ये इशू अब यूक्रेन वॉर से भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर सच में डील कॉल ऑफ कर दी जाती है, इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि हमारे पास कोई भी प्लान बी नहीं है इसका, क्योंकि अगर ये डील जाती है, जैसे हमने देखा कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का लगभग 50% तक पूरा ये जो सिस्टम चला आ रहा है वो यूक्रेन से ही हो रहा है। पूरी अफ्रीकन कंट्रीज पूरी तरीके से, अफ्रीकन और स्मॉल नेशंस जो हैं
जो फाइनेंशियली कमज़ोर है वो रशिया और यूक्रेन के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो इस डील का बने रहना बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी कि डेवलपमेंट कैसा होगा, बट आप लोग इस चीज़ के लिए अवेयर रहे। जो पोर्ट्स जो सारी चीज़ें बताई गई हैं उसके लिए अच्छे से ध्यान से पढ़िए। अगर कोई भी क्वेरी होती है तो प्लीज़ कमेंट इट डाउन। अंटिल देन जस्ट लाइक, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच।